जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मलिक मोहम्मद आसिफ सिद्दीक। आज हम वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। इसमें मेरा साथ देंगे उस्मान, हमारे कलीग हैं। आज हम स्पेशली ये वीडियो बना रहे हैं टू डिस्कस अबाउट स्वीडन स्टूडेंट वीज़ा, जो सितंबर इनटेक 2021 होगा। और चूँकि हम लोगों ने आज ये सेशन लाइव कंडक्ट करना था, बट अनफॉर्चुनेटली फेसबुक पे दो अभी हमें वो कैम अलाउ नहीं थे कि आप लाइव जा सके, ताकि आप लोग हमें लाइव डिस्कशंस कर सकते। तो लिहाजा अब हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग इसको रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग करने के बाद आपके जो जितने भी आप लोगों की क्यूरीज होंगी, जितने भी हमसे नॉर्मली क्यूरीज की जाती हैं, वो आप लोगों के बिहाफ पे मैं उसको वो सारी क्यूरीज करूंगा, और उस्मान जो है हमारे कलीग हैं, इनको रिप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिस्टर उस्मान। उस्मान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं उस्मान, बिल्कुल हम तो बिल्कुल ठीक ठाक। उस्मान हमारे डील करते हैं स्टूडेंट के स्टूडेंट वीज़ाज़ को। तो उस्मान, मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपसे कुछ चीज़ें मालूम करना चाहूँगा अबाउट स्वीडन कंट्री कैसा है, और इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर वहाँ पे स्टूडेंट को पढ़ने जाए तो। सही। सर, स्वीडन बेसिकली यूरोप में आता है और शेंजन जोन में भी आता है। और ये वाहिद एक कंट्री है जो जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आता है। और यूरोप में जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वो सबसे ज़्यादा वर्थफुल और पावरफुल डिक्लेयर किए जाते हैं कि अगर निकाल दिया जाए तो पूरा यूरोप जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जस्ट लाइक स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, फिनलैंड, ये पांच वो कंट्रीज हैं जो कि स्कैंडिनेवियन में आते हैं। और स्कैंडिनेवियन स्टडीज जो थी सबसे पहले स्वीडन ने ही मुतारिफ करवाई थी। ठीक ठीक। है। अच्छा, बल्कि आजकल तो वैसे भी अगर हम देखा जाए ना, तो आजकल तो स्वीडन, जिन लोगों को नहीं भी मालूम था ड्यू टू कोरोना, उनके पास स्वीडन मॉडल हर बंदे ने सुन सुन के, वो हर बंदे के माइंड में स्वीडन वैसे भी आ चुका होगा कि स्वीडन एग्जिस्ट बिल्कुल करता सर, है, ऐसे ही। स्वीडन बड़ी कोई जबरदस्त कंट्री है। इस हवाले से, कोरोना के हवाले से बिल्कुल। इनका बड़ा अच्छा अला अमल था। तो उस्मान, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा जो है अबाउट स्वीडन। पहले तो ठीक है। सबसे मेरा ये क्वेश्चन होगा जो ऑन द बिहाफ ऑफ स्टूडेंट आपसे पूछना चाहूँगा, क्या स्वीडन में विदाउट आइल्ट स्टूडेंट वीजा हो सकता है? अगर हो सकता है तो किन किन प्रोग्राम्स के अंदर हो सकता है? सर, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं पढ़े जो स्वीडन जाते हैं वो सबसे ज़्यादा विदाउट आइल्ट्स ही जाते हैं। जिस स्टूडेंट ने सर इंटरमीडिएट के बाद 4 इयर्स की ऑनर्स डिग्री की हुई है कंप्यूटर साइंस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और इंजीनियरिंग मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, और 4 इयर्स की डिग्री जोलॉजी, बॉटनी, उसके बाद बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है। यानी कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड और साइंसेज और मेडिकल से रिलेटेड लाइक बीडीएस किया हुआ है, एमबीबीएस किया हुआ है, ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं विदाउट आइल्ट्स वहाँ पर जा सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने 2 इयर्स की बीएससी की हुई है, जस्ट लाइक मैथ स्टैट के साथ की हुई है, ठीक हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस के साथ की हुई है, आगे वो भी 2 इयर्स की डिग्री सेम इन्हीं सब्जेक्ट्स में कर लेता है, यानी कि 2+2, 2 इयर्स का बैचलर्स, 2 इयर्स का मास्टर्स, तो वो भी विदाउट आइल्ट्स जा सकता है। ओके, फाइन, ठीक है। लेकिन इसमें अगर हम बात करें जो जो सब्जेक्ट्स हैं मैनेजमेंट साइंस से रिलेटेड, अकाउंटिंग अकाउंटिंग से रिलेटेड, वो लोग इसमें नहीं है, या सो पॉलिटिकल साइंसेज वगैरह जो हैं, और ऐसे लोग जो हैं वो, उनके लिए आइट्स करना मस्ट होगा। जिन्होंने सर एफए किया हुआ है, एफएससी की हुई है, आईसीएस किया हुआ है, सिंपल बीए, सिंपल एमए किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, यहाँ तक कि एमए इंग्लिश भी किया हुआ है, तो भी उनको 6.5 ओवरऑल रिक्वायर्ड होगा। इंटरमीडिएट का स्टूडेंट जो है वो 3 इयर्स के बैचलर्स में जाएगा तो भी उसको 6.5 आइल्स रिक्वायर्ड है। और अगर किसी ने 16 इयर्स एजुकेशन की हुई है, आगे एमएस में जा रहा है, तो भी उसको 6.5 आइल्स ही रिक्वायर्ड होगा। इन दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है, बड़ी 6.5 ओवरऑल एकेडमिक। अच्छा, ये तो बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि हर टाइम हमसे पूछा जाता है अबाउट अबाउट आइट्स। तो ये एक आपने बड़ा अच्छा किया, बड़े चंद अंदाज से बता दिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको रिक्वायर्ड है आइट्स, और किन किन को आइट्स रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये होगा कि इसमें जो मोड ऑफ, लाइक हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, लाइक जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, या किसी अमेरिका है, इंग्लैंड है, तो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मौजूद होती हैं। तो इसमें क्या तरीकाकार था स्वीडन में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए? सर, इसमें ये होता है कि हम डायरेक्टली ना यूनिवर्सिटी के साथ कांटेक्ट नहीं करते। इनकी बीच में मिनिस्ट्री होती है, स्वीडिश मिनिस्ट्री, जो कि हमारे बीच में एक किरदार अदा कर रही होती है। हम अपने सारे जो कुछ भी है पढ़ा, वो सारे का सारा जो है पढ़ा ना उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को दे रहे होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी देख रही होती है, हम भी देख रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी भी देख रही होती है। और हम एक टाइम में मिनिमम 3 to 4 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और एक ही एप्लीकेशन फीस में।
900 स्वीडिश क्रोना इनकी एप्लीकेशन फीस होती है, उसी की बेसिस पे हम लोग 3 to 4 सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। ओके। अच्छा, इस चीज़ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। नॉर्मली उस्मान, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ये स्टूडेंट खुद पिक करते हैं, कंसल्टेंट उनको एडवाइस करते हैं, या उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी एडवाइस करती है इस हवाले से? सर कुछ हम लोग अपनी तरफ से यानी कि आप एडवाइस करेंगे, और कुछ स्टूडेंट अपने बता देता होता है। उसमें ये होता है जो स्टूडेंट बता रहा होता है ना, उसमें ये वो देख रहा होता है कि अच्छा ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरी फैमिली है पढ़ी, मैं चला जाऊँ, ठीक है, मेरी जॉब की। लेकिन हमने ये भी देखना होता है कि एडमिशन कहाँ पर मिल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि हम बच्चे की चॉइस पर 4 सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करें और अप्लाई कर दें, और वहाँ पर हमें सीट्स ही ना मिले। तो हमने बच्चे की ख्वाहिश भी पूरी करनी होती है, उसकी चॉइसेस को भी देखना होता है, लेकिन साथ हमने ये भी देखना होता है क्योंकि एक लॉन्ग प्रोसीजर है। अगर आप आज अप्लाई करते हैं तो अप्रैल में जाके इसके एडमिशन कंफर्म होंगे, तो बच्चे का टाइम भी वेस्ट ना हो, ठीक है, उसकी एफर्ट्स भी वेस्ट ना हो। इसलिए कुछ यूनिवर्सिटीज हम अपनी मर्जी सेलेक्ट करते हैं, कुछ हमें स्टूडेंट बता देते हैं। ओके फाइन। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे माइंड में अभी आया स्टूडेंट्स के बारे पे, कि यार आप मुझे ये बता सकते हैं कि जो एडमिशन या यूनिवर्सिटीज रैंकिंग है, क्या ये डिपेंड करती है सीजीपीएस पे, और ये क्या इस पे भी डिपेंड करती हैं कि आप आगे पढ़ने क्या जा रहे हो और आपने पढ़ा क्या है? एग्जैक्टली सर, सीजीपीए डिपेंड करती होती है। मिनिमम कोशिश हमारी ये होती है कि अच्छी सीजीपीए का स्टूडेंट जो है उसी का अप्लाई करें। लाइक 65% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। 2.5 सीजीपीए एच का क्राइटेरिया है, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, यहाँ पर पार्शल स्कॉलरशिप्स भी दी जाती हैं। 25% से लेकर 75% तक स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स भी देती हैं। लेकिन पूरी दुनिया के साथ आपका कंपटीशन होता है। जस्ट लाइक अपसला यूनिवर्सिटी है, वो टॉप 100 में आती है, वर्ल्ड टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में आती है। तो उसकी स्कॉलरशिप तो दूर की बात है, उसका एडमिशन इतना टफ होता है कि वो बिल्कुल एंड में जाके बताती होती है कि हमने आपका एडमिशन जो है वो क्वालिफाई कर दिया। तो इस तरह है पड़ा कि 3+ CGPA जितने भी स्टूडेंट्स हैं पढ़े उनका सबका एडमिशन हो जाता है। और आपका एक और क्वेश्चन था कि पिछली क्वालिफिकेशन और नेक्स्ट आपने जो कोर्स सिलेक्शन करनी है। अगर एक बच्चे ने सर BS ऑनर्स किया हुआ है कंप्यूटर साइंसेस में, तो वो आगे अपने रिलेटेड फील्ड में ही जाएगा, क्योंकि पिछले 4 साल का एक्सपीरियंस उसका उसी के अंदर है। अगर हम उसको उठा के MBA बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डालेंगे, तो उस पर फिर बाद में एम्बेसी भी क्वेश्चन रेज करती है कि आपने 4 साल एक फील्ड में पढ़ा है, तो अपनी पूरी की पूरी फील्ड क्यों चेंज कर रहे हैं। ओके फाइन, दैट्स ग्रेट। अच्छा, एक चीज अब हम थोड़ा सा ये तो कुछ बुनियादी क्वेश्चंस थे एडमिशन के हवाले से, रिक्वायरमेंट्स के हवाले से। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसको फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एग्जांपल कोट कर लेते हैं। लाइक एक बंदा ही हैज डन बीएस इन कंप्यूटर साइंसेज और वो आगे स्टूडेंट में इंटरेस्टेड है। और दो, बल्कि दो स्टूडेंट्स को हम ले चलते हैं, लेकिन साथ साथ चलते हैं। एक बच्चे ने किया बीबीए ऑनर्स मार्केटिंग फाइनेंस से किसी भी सब्जेक्ट में कर लें, एक कर लें आप बीएस इन कंप्यूटर साइंसेज या इंजीनियरिंग कोई भी। तो व्हाट विल बी देयर फर्स्ट स्टेप, उनको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले? सर स्टूडेंट जैसे कि आपने कंप्यूटर साइंस का बताया या इंजीनियरिंग का बताया, एक स्टूडेंट, वो स्टूडेंट आता है, वो डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, ठीक है। हम उनकी जो फाइल है वो कंप्लीट रेडी करके रख लेते हैं, ठीक हो गया। इतनी देर में वो स्टूडेंट जाता है, बाकी रिमेनिंग जो मिसिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पूरे कर लेता है और हम उसका अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, अब आपने दूसरी साइड पर पूछा कि जिस बच्चे ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि बिजनेस स्टडीज़ की हुई है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसका देखना पड़ेगा। अगर जस्ट लाइक कॉमर्स यूनिवर्सिटी हो गई, नस्ट हो गई, फास्ट हो गई, गुजरात यूनिवर्सिटी हो गई, मस्ट यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, उसके बाद एयर यूनिवर्सिटी हो गई। इन यूनिवर्सिटीज से अगर किसी बच्चे ने ऑनर्स डिग्री 4 साल की बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में की हुई है, तो उनकी वेबसाइट पे कुछ लिखी हुई है यूनिवर्सिटीज, वहाँ पर आइल्स की एग्जामिशन मिल जाएगी। और एक यूनिवर्सिटी और भी है जो कि इंटरव्यू लेती है, सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है पड़ी, ठीक है, वो इंटरव्यू लेती है। इंटरव्यू लेने के बाद भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स को एडमिशन दे देती है, तो हम उसको देख के बता देते हैं कि ये बच्चा एलिजिबल है या नहीं है। ओके फाइन, ठीक है। मतलब ये स्टूडेंट्स की डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद इन्फॉर्म किया जाएगा कि आया आपको आइल्स एग्जाम्पशन है या नहीं है, ठीक है। आफ्टर जी गेटिंग बिल्कुल। द, मतलब फॉर एग्जांपल एक स्कैन कॉपीज स्टूडेंट्स ने आपको डॉक्यूमेंट्स की प्रोवाइड कर दी हैं, आपने उनके ऑनलाइन पोर्टल पे, अब मैं अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होंगी, उसकी फी कितनी काटी जाएगी, उसके अलावा उनको क्या हमने को टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करने हैं या नहीं करने हैं, इस हवाले से काइंडली मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा। सर उनका पोर्टल जो है बड़ा,
वहाँ पर सारे के सारे ना डॉक्यूमेंट्स जो है अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, लेकिन वो भी देख के करने होते हैं, डबल नहीं जाने चाहिए, उनका लेबल ठीक होना चाहिए, ठीक है। उसके बेहाफ पे भी यूनिवर्सिटी पे बड़ा गलत इंप्रेशन जाता होता है, तो वो एक सेंसिटिव सा मामला है जिसमें हम एक ही बार पूरी फाइल बनाने के बाद उसको रीड आउट करते हैं, देखते हैं कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, सीवी को हम देखते हैं, एसओपी को बार बार रीड आउट करते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि स्टूडेंट का एडमिशन हो, क्योंकि वहाँ पर जस्ट एडमिशन नहीं आता है यूके ऑस्ट्रेलिया की तरह, वहाँ पर उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो नोटिफिकेशन जारी करती है, और वही फाइनल डिसीजन होता है उनका। तो क्या कहते हैं, इनकी एप्लीकेशन फीस है 900 स्वीडिश क्रोना, जो कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भी पे हो जाती है। उसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तो अपलोड हो गए, लेकिन हमने अटेस्टेड फोटो कॉपीज सील्ड इनवेलप के अंदर वो यहाँ से वहाँ पर भिजवानी होती हैं। उसके पीछे भी एक लॉजिक है बड़ी, क्योंकि हर जगह पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं और वो लोग एडमिशन ग्रांट कर देते हैं, लेकिन स्वीडिश मिनिस्ट्री जो है, जब वो पाकिस्तान की एचईसी और आईबीसीसी से वेरिफिकेशन मांगती है कि क्या ये आपके स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इसको वेरीफाई कर दें, तो वो उनको आंसर नहीं करते, क्योंकि हमारा सिस्टम थोड़ा सा स्लो है पड़ा। तो इसलिए हम अटेस्टेड फोटोकॉपीज को एचईसी और आईबीसीसी के इन्वेलप में यहाँ से भेज देते हैं, ताकि उनको पता चल जाए कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं पड़े, और ये उनकी जो इदारे हैं डिपार्टमेंट पाकिस्तान के, उन्होंने वेरीफाई करके भेज दिए, तो उनको फिर वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ये मेजर रीजन होती है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद फोटो कॉपीज भेजने की। ओके फाइन, ठीक है, दैट्स ग्रेट। अच्छा, एक चीज जो कि क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है, जो कि मुझे पहले पूछ लेना चाहिए था आपसे, कि जो गैप्स हैं, गैप्स कितने अरसे का जो गैप है वो आप समझते हैं कि उसके बावजूद भी आगे वो मास्टर्स डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं? क्या ये गैप जो है इंटरमीडिएट के बाद भी आप लोग एलिजिबल होते हैं? कितना गैप, 2 साल या 4 साल गैप के बाद आगे बैचलर डिग्री में भी एडमिशन ले सकें? सर इंटरमीडिएट के लिए 10 ईयर्स का गैप, और बैचलर्स जिसने 16 ईयर्स एजुकेशन की है अप टू 20 ईयर्स का गैप एक्सेप्टेबल है, गैप का इशू नहीं है, वहाँ पर 45-50 ईयर्स के लोग भी गए। ओके फाइन। अब इस गैप के दौरान क्या स्टूडेंट्स को अपना कोई लाइक एक्सपीरियंस शो कराना पड़ेगा, या गैप को किस तरह कवर किया जाता है नॉर्मली? एक्सपीरियंस शो करके ही गैप कवर होता है। जी 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 जी, बोलिए। मैंने कहा सर एक्सपीरियंस लगा के ही वैलिड एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, ओके, वैलिड जिसकी एक्सपीरियंस। वेरिफिकेशन हो तो बाद में वेरीफाई हो सके। ठीक है। अच्छा, इसमें उस्मान, बैक टू द, हम लोग दोबारा जाएंगे, एक मेरे को क्वेश्चन है, उसके बाद आगे प्रोसीजर, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? लाइक जैसे इसमें बाज़ औक़ात देखा जाता है कि ये गैप कोई खास सर्टेन कंडीशन के टाइप का होना चाहिए। समटाइम्स हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो कोई पढ़ा रहे हैं, कोई किसी फर्म में जॉब कर रहे हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि वो अपनी फील्ड से रेलेवेंट काम कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा इरेलेवेंट काम कर रहे होते हैं। तो इरेलेवेंट काम करने की वजह से जो आपके नेक्स्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट्स आप चूज कर रहे हैं, वो उसका एक्सपीरियंस के साथ का ताल्लुक होना ज़्यादा ज़रूरी है, या पिछली क्वालिफिकेशन के साथ उसका ताल्लुक होना ज़्यादा ज़रूरी है? सर हम लोग ना क्वालिफिकेशन को देखते होते हैं, यानी कि अगर एक बच्चा है, स्टूडेंट है पढ़ा, उसने बीएस कंप्यूटर साइंस किया 2012 में, लेकिन आगे 2013 से लेकर 17 तक वो जॉब कर रहा है किसी मैनेजमेंट की फील्ड की, ठीक है, तो हम उसको देखेंगे कि उसने कंप्यूटर साइंस की डिग्री पढ़ी हुई है, तो आगे हमने एडमिशन भी कंप्यूटर साइंस या आईटी से रिलेटेड, ठीक है, इन फील्ड में लेना है, तो हम उसकी डिग्री को देखेंगे। तो हम उसे कहेंगे कि अगर वो एक्सपीरियंस जो है इसी में वहाँ पर अपने डिपार्टमेंट में किसी से उसी से रिलेटेड बनवा ले तो बेस्ट है, नहीं तो मैनेजमेंट का भी एक्सपीरियंस चल जाता होता है। तो डॉक्यूमेंट्स जब स्टूडेंट सबमिट करता है, साथ अपनी सीवी भी सबमिट करता होता है, तो हम उसको देख के बता देते होते हैं। ओके, ठीक है, बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब हम लोग अपने बैक टू द उसमें प्रोसेस की तरफ आते हैं, कि मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जब हमने पोर्टल पे अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर दी, तो हमारे पास नॉर्मली क्या डेट्स होती हैं हमारे पास एप्लीकेशन लॉन्च करने की? और सेकेंडली, इन एप्लीकेशन का रिजल्ट कब तक आ जाता है? सर इसको डेट्स में आपको बता देता हूँ, एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं, लेकिन सीट्स जो होती हैं वो बड़ी लिमिटेड होती हैं, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम हर स्टूडेंट की प्रोफाइल को अपलोड करते रहते हैं, ताकि खुदा ना खास्ता कोई ऑब्जेक्शन लग रहा है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो वो डेडलाइन से पहले ही जो है वो कंप्लीट हो जाए। 15 जनवरी इनकी लास्ट डेट होती है, ठीक हो गया, हर साल। और क्या कहते हैं, हर साल इनके एडमिशन जो कंफर्म होके आते हैं उनकी मिनिस्ट्री, अप्रैल के मिड में और अप्रैल के फर्स्ट वीक में एडमिशन्स कंफर्म होके आते हैं। जैसे एडमिशन्स कंफर्म होके आते हैं, देन उनके बाद इनकी इनवाइसेस जनरेट होती हैं, यूनिवर्सिटी इनवाइस देती है, फिर आप स्टूडेंट डॉलर, ईस्ट वेस्टर्न यूनियन या एनी बैंक जो भी कोई है पड़ा, वहाँ जाता है, वहाँ जाके अपनी यूनिवर्सिटी की फीस पे करता है। अच्छा, फीस स्ट्रक्चर का मैं थोड़ा सा बता दूँ, वहाँ पर मिनिमम जो यूनिवर्सिटी की फीस है पड़ी
42,500 स्वीडिश क्रोना, अराउंड 7.5 लाख, यानी कि 7.5 लाख रुपए बन जाती है। और मैक्सिमम यूनिवर्सिटी की फीस जो है वो बनती है 72,000 स्वीडिश क्रोना, ये बन जाती है तकरीबन 11.5-12 लाख रुपए पाकिस्तानी। ये राउंड एक फिगर है बड़ा फीस का। स्टूडेंट अपनी यूनिवर्सिटी की फीस भरता है, इतनी देर में हम लोग वीज़ा फाइल रेडी करते हैं, इतनी देर में यूनिवर्सिटी की तरफ से फीस की कंफर्मेशन आ जाती है कि आपकी फ़ीस पे हो चुकी है। देन उसके बाद जो है पड़ा स्टूडेंट ने अपनी वीज़ा फ़ीस भरनी होती है। जिस स्टूडेंट के साथ स्पाउस हैं पड़े और किड्स हैं पड़े, क्या कहते हैं, मेन एप्लीकेंट की जो फीस है बड़ी वीज़ा फीस, वो 1500 स्वीडिश क्रोन है। ये अराउंड 28-29,000 पाकिस्तानी रुपीस बन जाती है। सपोज अगर एक स्टूडेंट है पड़ा, वो मैरिड है, वो अप्लाई कर रहा है, तो साथ उसकी वाइफ की भी जो वीज़ा फीस है पड़ी वो 1500 स्वीडिश क्रोन होगी। लेकिन अगर उनके साथ उनके बच्चे भी हैं, किड्स हैं पड़े, तो उनकी जो एप्लीकेशन फीस यानी कि वीज़ा फीस है वो 750 स्वीडिश क्रोन होगी। वो अपने क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। वीज़ा फीस पे करने के बाद ठीक है, हम लोग वेट करते हैं। उनकी मिनिस्ट्री की तरफ से दो आंसर्स आते हैं। एक आंसर आता है आपका वीज़ा ग्रांट हो गया, आप चले जाएं, बायोमेट्रिक्स दें, अपने वीज़ा कार्ड लें और ट्रैवल कर लें। दूसरा आंसर उनका आता है कि हमने आपका इंटरव्यू करना है, आप अपॉइंटमेंट लें, आ जाएं, इंटरव्यू दें, इंटरव्यू देने के बाद हम वीज़े का डिसीजन देंगे, देन आप यहाँ से ट्रैवल कर अच्छा, सकते यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपसे ऐड ऑन करना चाहूँगा। जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन है, वो आप समझते हैं कि स्टूडेंट्स को प्रॉपर प्रिपरेशन करनी चाहिए कंसल्टेंट से, या इंटरव्यूज नॉर्मली किस टाइप के होते हैं और उनमें नॉर्मली किस किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? एग्जैक्टली सर, इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है वो हम लोग ही करवाते हैं, यानी जैसे कि आप लोग हैं बड़े अपने ऑफिस में बुला के करवा रहे होते हैं, मैंने 2-3 बार देखा है, ठीक है। सेम ऐसे ही स्टूडेंट को बताना जरूरी होता है कि उसका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आगे आपने क्या बताना है। स्टडीज कंप्लीट करके वापस आएगा, आपने अब क्या किया है, पीछे आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपको फाइनेंशियली कौन सपोर्ट कर रहा है, वहाँ यूनिवर्सिटी किस शहर में है बड़ी, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, ये सब्जेक्ट क्यों चूज किया, दूसरा क्यों क्यों नहीं किया, यूनिवर्सिटी ये वाली सिलेक्ट क्यों की, दूसरी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं सिलेक्ट की, वापस आके आपको दोबारा क्या बेनिफिट्स होंगे इस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चन आपके पास भी अवेलेबल होगा, अगर नहीं होगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके फाइन, ठीक है। अच्छा, डू यू थिंक कि नॉर्मली जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनकी रेशियो क्या है इंटरव्यू क्लियर करने के हवाले से? सर इसका वीज़ा जो है वो लगता ही 100% इंटरव्यू पे है। एडमिशन हो जाता है और वीज़ा भी फाइल हो जाता है, ठीक है। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम लोग करवाते हैं, ठीक है, तो इसका वीज़ा जो है वो इंटरव्यू पे लगता है। लेकिन इस साल ड्यू टू कोरोना हमें कैच मिला था कि जितने बच्चों के हमने वीज़ा अप्लाई किए उनमें से तकरीबन समझ लें कि 80% स्टूडेंट का विदाउट इंटरव्यू में वो वीज़ा ग्रांट हो गया। माशाल्लाह, ओके, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा इमरान, चूँकि अब वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मली पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनका सेकंड एम ये होता है कि डिग्री लें, सेकेंडली अपनी फैमिली को वो सपोर्ट कर सकें, अपनी फैमिली के लिए कुछ अर्न कर सकें, जो यहाँ से उन्होंने पैसे इकट्ठे करके लेके गए हैं वो पे बैक कर सकें। तो व्हाट डू यू थिंक कि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है स्टूडेंट्स के लिए? एंड ऑन द अदर हैंड, क्या उनको स्वीडिश लैंग्वेज यहाँ से थोड़ी बहुत सीख के जानी चाहिए ताकि उनको जॉब मिलने में आसानी हो जाए? सर स्वीडिश लैंग्वेज तो इतनी इजी है कि वो आप भी सीख सकते हैं, मैं भी सीख सकता हूँ। हाय को हेज बोलते हैं और थैंक्स को टैग बोलते हैं। ये दो वर्ड्स तो मुझे ऐसे याद हैं जैसे कि स्टूडेंट के साथ हम स्वीडिश में गपशप कर रहे होते हैं। ठीक है। तो स्वीडिश तो बहुत इजी है। लैंग्वेजेस जो होती हैं सीखनी भी चाहिए, ठीक है। हम चाइनीज लैंग्वेज भी सीखते हैं, स्वीडिश भी सीखनी चाहिए क्योंकि ये उनकी हिस्ट्री है बड़ी। और आप किसी मुल्क की लैंग्वेज जब सीखते हैं तो उनके लिए बड़े अच्छे बन जाते हैं, प्रीशियस बन जाते हैं। लैंग्वेज सीखने से फ़ायदा ये होता है कि आपको जॉब ज़्यादा इजीली और ज़्यादा अच्छे पैसों की मिल जाती है। और दूसरा ये है कि उनकी इंटरनेशनल स्टडीज़, और वहाँ पर 99 नहीं 100% लोगों को इंग्लिश आती है। हमारी स्टडीज़ भी इंग्लिश मीडियम में होती है और हमारी जॉब्स भी इंग्लिश मीडियम में ही होती है। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि जॉब की अपॉर्चुनिटीज़। जी जी। जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर सर होटल से रिलेटेड, ठीक है, जैसे कि वेटर में जब मिल जाते हैं ऑस्ट्रेलिया यूके में। उसके अलावा वहाँ पर न्यूज़पेपर की जॉब मिल जाती है। उसके बाद जब बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है तो बर्फ़ उठाने की भी जॉब मिल जाती है। और उसके अलावा ये है जैसे यहाँ पर फूड डिलीवरी है, फूड पांडा, ठीक है, वहाँ पर भी उनकी भी इस तरह काफ़ी सारी ऐप्स हैं बड़ी, उससे रिलेटेड भी जॉब्स अवेलेबल होती हैं। तो जॉब्स मिलना मुश्किल नहीं है। स्टॉकहोम उनका क्या कहते हैं कैपिटल है, और सबसे ज़्यादा वहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ होती हैं। उसके बाद गोथेबर्ग हो गया, उमिया हो गया, अपसला, नीचे हैम्स्टर्ड आ गया, उसके बाद जॉन शॉपिंग आ गई। ये उनके नीचे सिटीज़ हैं बड़ी। ठीक है।
अच्छा, एंड शॉर्ट सा मैं क्वेश्चन आपसे इसका आंसर चाहूंगा कि डू यू थिंक स्टूडेंट्स जो है अपने नेक्स्ट सेमेस्टर की फी वहाँ पे जॉब करके हासिल कर लेते हैं? सर डिपेंड करता है सिटी टू सिटी। अगर वो स्टॉकहोम में गए हैं तो वो डबल पैसे क्या कहते हैं अपने अर्न कर लेते हैं। ओके फाइन। अब जैसे कि नॉर्मली हम भी प्रैक्टिस हम लोग ये देख रहे हैं कि स्टूडेंट में ज़्यादातर लोग जो है सिंगल की बजाय पूरी पूरी फैमिलीज इंटरेस्टेड होती हैं। उसके रीजंस मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो फैमिलीज क्यों इंटरेस्टेड होती हैं एंड उनकी सक्सेस रेशियो क्या है फैमिलीज की, लाइक उनकी वीज़ा लगने के हवाले से, एंड ऑन द अदर हैंड क्या फैमिलीज वहाँ पे जाके इजीली सेटल हो जाती हैं? एंड उस इसी क्वेश्चन का अगला हिस्सा होगा कि फैमिलीज वहाँ पे क्या इतना अर्न कर लेती हैं कि वो इजीली वहाँ पे सर्वाइव कर लें? एग्जैक्टली सर। स्वीडन वाहिद एक कंट्री है बड़ा पूरे यूरोप में और यूके ऑस्ट्रेलिया के अलावा भी, ठीक है, कि वहाँ पर विद फैमिली विद किड्स वीज़ा ग्रांट किया जाता है। कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो इकट्ठे विद फैमिली और विद किड्स जो है स्पाउस और किड्स के साथ वीज़ा ग्रांट करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेशियो जो है वो स्वीडन की ही चल रही है। मेन एप्लीकेंट का इंटरव्यू होता है, बाकी किसी का भी इंटरव्यू नहीं होता। मेन एप्लीकेंट ने अपना इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो उसके स्पाउस को और किड्स को वीज़ा ग्रांट कर दिया जाता है। और सबसे जाने की बड़ी रीजन ये होती है कि वहाँ पर नेशनलिटी इजीली मिल जाती है। स्वीडन में नेशनलिटी इजीली मिल जाती है। और वहाँ पर सबसे बड़ी एक और चीज है बड़ी कि अगर आप जा रहे हैं अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ तो आपकी 1 साल के बाद एजुकेशन फ्री हो सकती है और आपके बच्चों की पहले दिन से एजुकेशन वहाँ फ्री है। आपका, आपकी वाइफ का और आपके बच्चों का मेडिकल भी फर्स्ट डे से फ्री है। तो इतनी काफी सारी फैसिलिटीज जो हैं बड़ी सपोर्ट जो गवर्नमेंट की तरफ से वो कोई भी कंट्री नहीं दे रहा सिवाय स्टूडेंट के। तो ये भी एक रीजन होती है। और सबसे बड़ा एज ये है कि स्टूडेंट के साथ जो उनके स्पाउस जा रहे होते हैं उनको फुल टाइम वर्क अलाउ है। स्टूडेंट को तो फुल टाइम वर्क अलाउ ही है बड़ा, उनके स्पाउस को भी फुल टाइम वर्क अलाउ है। ओके, दैट्स ग्रेट। आई होप कि ये व्यूअर्स के लिए बड़ी ये इंफॉर्मेटिव ये चीज़ें होंगी कि वहाँ पर जाके इसीलिए अपनी फैमिलीज को वहाँ पे लेके जा सकते हैं और इनके बिल्कुल। बच्चों का भी वहाँ पे जो है फ्यूचर है वो बहुत बेहतर है। अच्छा, आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडीज आपको क्या लगता है कि डिग्री कंप्लीट करने के बाद आगे पीआर लेना और जॉब वहाँ पे लेना स्वीडन में, इज इट इजी फॉर द स्टूडेंट्स? सर सबको मिल जाती है। अब तक जितने भी स्टूडेंट्स गए हैं वापस कोई भी नहीं आता। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि वहाँ पर हम लोग स्टूडेंट को कौन सा प्लान देते हैं। 2 प्लान होते हैं। एक ये स्टूडेंट अपनी डिग्री कंप्लीट करे, 1 साल का PSW से मिलेगा, उसमें वो अपनी जॉब ढूंढे। जो बंदा जॉब ढूंढ लेगा उसको वर्क परमिट मिल जाएगा, 4 साल तक वर्क परमिट पे काम करता रहेगा, उसके बाद उसको PR मिल जाएगी। एक तो ये है। दूसरा वे ये है कि बच्चा गया, स्टूडेंट वहां पर गया, उसने अपनी स्टडी शुरू करती है, उसने 30 क्रेडिट्स पास करने हैं। 30 क्रेडिट्स मीन्स एक सेमेस्टर। जिस स्टूडेंट ने एक सेमेस्टर पास आउट कर लिया, ठीक है, वो अपने साथ जॉब ढूंढना शुरू कर दे। उनका मिनिमम लेबर का वेज रेट जो है बड़ा, वो 13,000 स्वीडिश क्रोना है। जिसके पास 30 क्रेडिट्स यानी कि एक सेमेस्टर पास हुआ हुआ और 13,000 स्वीडिश क्रोना की जॉब है, वो वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। जिसको वर्क परमिट मिल जाता है, ठीक है, उसकी एजुकेशन फ्री हो जाती है, वो साथ साथ अपनी जॉब करे, पार्ट टाइम अपनी स्टडीज करे, डिग्री भी कंप्लीट करे और अपने 4 साल वर्क परमिट की कंप्लीट करे और PR पे जाए। इसको मिनिमम 6 से साल लग जाए, 6 महीने से लेकर साल लग जाता है वर्क परमिट पे जाते हुए स्टूडेंट। लेकिन ये है कि जैसे ही वर्क परमिट मिलता है उसकी एजुकेशन फ्री हो जाती है। ओके, ठीक, दैट्स ग्रेट। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि आपके ख्याल में स्वीडन का वीजा रेशो पाकिस्तान के हवाले से कैसा है? अगर इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो 110%। ओके फाइन। अगर इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो प्रॉब्लम होती है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आप क्या समझते हैं कि स्टूडेंट्स को कब तक अपनी ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, सुनने के बाद, और कुछ एक स्टूडेंट्स को कब तक अपनी फाइल्स विद आइल्स, अगर उनको लगता है, या वो हमसे पूछ लेते हैं कि विद आइल्स होगा या विदाउट आइल्स होगा, कब तक आपको लगता है कि उनको अपनी फाइल्स प्रिपेयर करके रेडी रख लेनी चाहिए ताकि वो पोर्टल पे लॉन्च कर सकें? सर मेरे तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन फीस आ चुकी हैं, फाइल्स बनी पड़ी हैं, वो आइल्स कर रहे हैं। तो मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगा कि स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स लेके, उनको रजिस्ट्रेशन फीस लेके, आप क्या कहते हैं पूरी की पूरी फाइल कंप्लीट करके रख लें। अगर कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट्स है, कैसे कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बंद हैं पड़ी, किसी स्टूडेंट ने रिकमेंडेशन लेटर बनवाने हैं या किसी स्टूडेंट ने आइल्स करना है, तो इस टाइम AEO जो है उसने जून से फॉल हो गई थी, वो पूरे पाकिस्तान में अपने एग्जाम्स ले रही है। तो स्टूडेंट जो है वो आइल्स अपना AEO के थ्रू बुक करके आइल्स भी अपना दे सकते हैं और हमारे पास टाइम है पड़ा। अगर उन्होंने आइल्स के प्रिपरेशन करके बैंड लिए, रिक्वायर्ड बैंड नहीं आए,
तो वो दोबारा दोबारा प्रिपरेशन करके दोबारा भी सबमिट करवा सकते हैं। तो मिसिंग डॉक्यूमेंट्स हम लोग ले सकते हैं। ये है कि नॉर्मली हम लोग अभी से पोर्टल पे फाइल जो है वो उनकी लॉन्च किए जा रहे हैं, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है या ऑब्जेक्शन लगना है या डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन का कोई इशू है, क्योंकि इस टाइम एचईसी आईबीसीसी जो है वो बड़ा टाइम ले रही है आपको अपॉइंटमेंट्स देने में। तो हम एक साइड को जब तक पूरा नहीं करते हम दूसरी तरफ जा नहीं सकते। तो हम इसको एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर देते होते हैं, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे वहाँ पर सीट्स अवेलेबल होती है एडमिशन। ओके फाइन। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपसे ये पूछनी है, समटाइम्स हमारे यहाँ देख प्रैक्टिस में देखा जाता है कि स्टूडेंट्स को जो है वो नॉर्मली ट्रांसक्रिप्ट मिल चुकी होती है, लाइक जैसे कि स्टूडेंट्स जो क्लियर करेंगे अपना सेमेस्टर सितंबर में और दिसंबर तक उनको अगर डिग्री इशू नहीं होती है, तो वो फिर ट्रांसक्रिप्ट, क्योंकि एक चीज़ से तो जस्ट ट्रांसक्रिप्ट इशू टेस्ट करेगा और वो डिग्री तो टेस्ट अभी नहीं करेगा, तो जिसके पास डिग्री मौजूद ना हो तो वो क्या करे? सर जिसके पास डिग्री अवेलेबल नहीं है वो अर्जेंट फीस के साथ अपनी डिग्री अप्लाई करें, यूनिवर्सिटी से प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले, अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट इन दोनों को टेस्ट करें। ओके फाइन, दैट्स ग्रेट। थैंक्स लॉट उस्मान फॉर हैविंग अ सेशन विद मी। मेरे ख्याल में काफ़ी थैंक यू ज़्यादा सो मच सर। इन्फॉर्मेटिव था। अगर इससे रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट को अगर मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो हमें क्यूरी कर देंगे और इंशाल्लाह आप उसको अच्छी तरह इसको रिप्लाई कर देंगे। थैंक्स लॉट उस्मान, अल्लाह हाफिज़। और ओके सर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको किसी भी किस्म की कोई हमसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे नंबर्स अवेलेबल हैं, हमारी ईमेल आईडीज अवेलेबल हैं, आप हमारी वेबसाइट है उधर उसको विजिट कर सकते हैं, आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं हमें फर्दर इन्फॉर्मेशन। टेक केयर ऑफ सेल्फ, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर।